गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा था हिमानी के अपरदन कार्य। जब एक हिम नदी अपरदन करती है तो वह अपरदन करते हुए जो जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है उनके बारे में अपन ने कल अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे कि जब कोई भी हिमानी है उसके निक्षेपण के फलस्वरूप कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, हिमानी द्वारा जो अपरदन के फलस्वरूप जो भी पदार्थ प्रवाहित करके लिए जाते हैं, प्रवाहित करके वह जिनको आगे चलती है, उसमें है शिलाखंड, गोलाश्म, बजरी, कंकड़, पत्थर, बालू। ये सब एक जो हिमानी होती है वो अपने अपरदन के फलस्वरूप उसके साथ निक्षेपित यह होता रहता है। ठीक है, जब इनका निक्षेपण कब होता है कि जब हिमानी होती है वह जहां पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है वहां पर ये सब पदार्थ हैं वो एक जगह निक्षेपित होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हिमानी है, जिस तरह से अपरदन के फलस्वरूप हिमानी अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, उसी प्रकार से जो हिमानी है वो अपने साथ अनेक पदार्थ भाकर ले जाती है, जिसमें मैंने बताया भी आपको शिलाखंड होते हैं, गोलाश्म होती है, बजरी होती है, कंकर होते हैं और रेत होती है। इन सबको वो भाकर ले जाती है और जहाँ पर जो बर्फ है वो पिघलने लगती है वहां पर वह उनको छोड़ती जाती है, निक्षेपित करती जाती है, जिसके फलस्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनको अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आज अपन हिमानी के जो निक्षेपण के जो कार्य हैं, यानी अपरदन के फलस्वरूप उसने जो कटाव किया, उसके कटाव करने के पश्चात जो भी उसके साथ सामग्री बही, उस सामग्री को वो जहां जमा करेगी उसे निक्षेपण कहेंगे। तो आज अपन अध्ययन करेंगे हिमानी के निक्षेपण कार्यों का। तो सबसे पहले देखो, हिमानी निर्माण करती है हिमोड का। तो हिमोड क्या होता है? जब कोई भी हिम नदी बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर चलती है, पदार्थ को बहाकर ले जाती है और उन पदार्थों को वह निचले भागों में एक क्रम के अनुसार जमा करती जाती है। एक जो उसके साथ जो मलबा होता है उस मलबे को वो एक क्रम के आधार पर जमा करती जाती है, जिसे हिमोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमोड वही मलबा जो होता है उसको वो अपनी नीचे के जो ढाल है उन ढालों में जमा करती जाती है, जिन्हें हिमोड कहते हैं, और वो एक कर्म के अनुसार होते हैं और उसी कर्म के आधार पर जो हिमोड होता है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, हिमोड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी सबसे पहले देखो, जब कोई भी हिमनद है वो बहता है और उसके जो अपन बात करें यदि पार्श्विक हिमोड की, तो पार्श्विक हिमोड क्या होगा कि जब हिमनद बहता है और इसके किनारों के ऊपर जब कोई भी जो पदार्थ मलबा वो बहा कर लाता है और वह जमता जाता है किनारों पर। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? किनारे। और जो जहां पर हिमनद है वो किनारों के ऊपर जो हिमोड या पदार्थ जहां पर जमा करता जाता है उसे पार्श्विक हिमोड के नाम से जाना जाता है। यानी किनारों का जो जमाव है वो पार्श्विक हिमोड के नाम से जाना जाता है। ये इसका पहला जो हिमोड है उसका पहला टाइप है। दूसरा है मध्यस्थ हिमोड। तो मध्यस्थ हिमोड, जब हिमनद बहता है तो उसके साथ जो भी निक्षेपण होता है, जो हिमोड होता है, उसको वह मध्य में लाकर जमा कर देता है, जो कि एक रेखा के रूप में होता है, लेकिन यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब हिम नदी इस पे जाती है तो यह उसके नीचे छिप जाता है, जिसके कारण यह दिखाई नहीं देता और एक रेखा के रूप में यह होता है। और जो हिमनद के मुख्य मार्ग में मध्य में जो
जो निक्षेप जमा होते हैं उसको मध्यस्थ हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य भाग में जो जमा होने वाले वो मध्यस्थ हिमोड़, किनारों पर जमा होने वाले हैं वो पार्श्विक हिमोड़, और जब हिमोड़ जो हिम नदी है वो जाती है और अंतिम जहां पर वह अंतिम स्थान पर और उनको जो हिमोड़ होते हैं उनको जमा करती जाती है, उनको अंतिम हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। यानी जो इनका कर्म होता है उसी कर्म के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। अब चौथा है, ये तो तीन ही हुए, पार्श्विक, मध्यस्थ और हिमोड़। अब चौथा है तलस्थ हिमोड़, यानी जो हिमनद की तली में जो भी मतलब जमाव इकट्ठा होता है, हिमोड़ इकट्ठा होता है, उसको तलस्थ हिमोड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हिमोड़ होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, जो कि अपन ने अभी अध्ययन किया। उसके बाद जो हिमानी है वो निक्षेपण के द्वारा जो अगली आकृति बनाती है उसे बोलते हैं डर्मालीन। डर्मालीन में क्या होता है कि जो गोलाश्म मृत्तिका होती है उसकी जो अपन कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो वह एक जगह इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होने के कारण यह एक टीले का रूप ले लेती है। गोलाश्म मृत्तिका एक जगह इकट्ठी होती रहती है और वह एक टीले का रूप ले लेती है, जो दूर से देखने के से ऐसे दिखाई देता है जैसे अंडे की टोकरी हो, जिसे एग बकेट टोपोग्राफी भी कहते हैं, जिसे एग बकेट टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक भाग खुरदरा होता है और एक भाग चिकना होता है, ठीक है, जिसे डर्मालीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दोनों तरफ क्या होता है, जो ये जो टीला बनता है इसके दोनों तरफ दलदल पाए जाते हैं। दलदली जो दलदल कह सकते हैं, दलदली भूमि जो कह सकते हैं वह पाई जाती है और ये दूर से देखने पर अंडे की टोकरी के भांति दिखाई देती है। एक तरफ इसका भाग चिकना और एक तरफ इसका भाग खुरदरा, जिसे डर्मालीन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है विस्थापित शिलाखंड। तो विस्थापित शिलाखंड क्या होता है, जब कोई भी हिमानी बहती है तो वह बहते हुए अपने साथ शिलाखंड को बहा कर ले जाती है। जब वो शिलाखंड, जब हिमानी का बहाव कम होता है तो वह लुढ़काते हुए नीचे तक ले जाती है और वो नीचे जाकर रुक जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो वो शिलाखंड वहीं स्थापित हो जाती है, उनको वहीं छोड़ देती है, जिसके कारण वो शिलाखंड है जो आसपास के जो पत्थर हैं उनसे अलग दिखाई देते हैं, इसीलिए उनको विस्थापित शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। यानी जो हिमानी के साथ जो शिलाखंड होते हैं वो उनको हिमानी बहाकर दूर तक ले जाती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो वह रास्ते में ही छूट जाते हैं, जो कि आसपास की चट्टानों से एकदम अलग दिखाई देते हैं, जिन्हें विस्थापित शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। अब अगली जो शिलाकृति है, जब हिमानी निक्षेप करती है तो अगली शिलाकृति का निर्माण करती है, उसे कहते हैं द्विस्थित शिलाखंड। जो द्विस्थित शिलाखंड क्या होता है, जब तलस्थ हिमोड़ होता है और इस तलस्थ हिमोड़ के किनारों के ऊपर जब हिम पिघलने लगती है और हिम के पिघलने के कारण जो हिमोड़ होता है, जो शिलाखंड होते हैं वो किनारों पर चिपके रह जाते हैं, किनारों के ऊपर चिपके रह जाते हैं, उन्हें द्विस्थित शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया विस्थापित शिलाखंड, और ये द्विस्थित शिलाखंड यानी किनारों पर हिम के पिघलने के कारण जो शिलाखंड किनारों के चिपके रह जाते हैं, जो हिमोड़ किनारों के चिपके रह जाते हैं, उन्हें द्विस्थित शिलाखंड के नाम से जाना जाता है। फिर अगली जो शिलाकृति का निर्माण होता है हिमानी निक्षेप के द्वारा, उसे कहते हैं एस्कर। तो एस्कर क्या होता है, ये देखिए इधर, एस्कर हिमानी के द्वारा निर्मित बहुत ही मतलब विचित्र भूआकारपन कह सकते हैं एस्कर को। जब क्या होता है, हिम की नीचे सुरंग बनती है, हिमानी के नीचे सुरंग में जब धाराएं बहती हैं, यानी ऊपर बर्फ और बर्फ के नीचे कई धाराएं जो जमती नहीं है
और वो बर्फ के नीचे से बहती रहती है, तो वो एक तरह से सुरंग हो गया। और उसके नीचे से जब वो धाराएं बहती हैं तो उनके साथ बारीक मिट्टी, रेत वो बहती रहती है, ठीक है। और वह बारीक मलबे को बहाती रहती है और वह बारीक मलबे को एक जगह जमा करती रहती है। और जब धीरे धीरे वो क्या होती है, वो आगे से भर जाने के कारण वह उस मलबे को इकट्ठा करती जाती है और इकट्ठा करने के कारण वह एक एस्कर का धीरे धीरे यहाँ पर बालू, रेत है, उनको वह जो धाराएं हैं वो इकट्ठा करती रहती हैं, जो कि एस्कर का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि ऊपर नीचे, एक तरफ से देखने से ऊपर नीचे या फिर अपन नाव की जैसी आकृति इसको कह सकते हैं। नाव की जैसी आकृति का निर्माण होता है जिसे एस्कर कहा जाता है, ठीक है। अब अगला है घाटी निक्षेप। तो घाटी निक्षेप क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हिमोड़ होता है वह जो हिमानी होती है वो खूब सारा निक्षेपण है उसको बहा के ले जाती है, लेकिन वो वहीं जमा होता रहता है। जब हिम पिघलता है तो वह कई धाराओं का रूप ले लेता है और वही धाराएं जो निक्षेपित मलबा होता है, निक्षेपित पदार्थ होता है, उसको वह बहाकर ले जाता है और घाटी के अंदर जाकर निक्षेपित कर देता है, जमा कर देता है, जिसे घाटी निक्षेप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगली आकृति है केम। जब कई बार अग्रभाग में हिमानी बहती है तो उसके साथ बजरी और बालू बहती है और उसको वह एक जगह ले जाकर जमा करती रहती है, जिसके कारण वह बजरी बालू एक टीले का रूप ले लेती है, जिसे केम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जो एक टीला बनता जाता है बजरी का और रेत का, जिसे केम के नाम से जाना जाता है। और यह 100 से 200 मीटर तक ऊंचे होते हैं। जो केम जो होते हैं, जो टीले जो होते हैं, वो 100 से 200 मीटर तक ऊंचे पाए जाते हैं। और उसके बाद अगली जो आकृति अपन कह सकते हैं स्थलाकृति, वो है अवक्षेप मैदान। यानी जिस तरह से नदी अंत में समतल प्राय मैदान बनाती है, उसी प्रकार जो हिमानी होती है वह अवक्षेप मैदान का निर्माण करती है। यानी जब हिम नदी बहती है तो उसके साथ कई प्रकार के, जो मैंने बताया आपको, निक्षेपित पदार्थ उसके साथ होते हैं और वह उनको जमा करती रहती है। यानी जब हिमानी का जो ऊपर का जो भाग होता है उसके जब जैसे जैसे वो ढाल में आती है तो सबसे पहले वह बड़े पत्थर और जो बड़े पत्थरों को, कंकरों को जमा करती जाती है और जैसे जैसे आगे जाएगी तो उसके साथ वो बड़े पत्थर कंकर वहीं छूट जाएंगे, तली में ही छूट जाएंगे और आगे जाने के बाद उसके साथ बारीक बजरी, रेत, मिट्टी ये सब होगा। तो इस तरह से वह एक मैदान का निर्माण करेगी जिसे अवक्षेप मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब लास्ट और अंतिम स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं केटिल व हमक। केटिल यानी कई बार क्या होता है, बड़े बड़े हिम के जो टुकड़े होते हैं वह बहकर नीचे आ जाते हैं और बहकर नीचे आने के कारण वो जैसे जैसे जब पिघलते हैं तो वहां पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है। बड़े या छोटे गड्ढों का जो निर्माण होता है उन्हें केटिल के नाम से जाना जाता है। यानी गड्ढे जो होते हैं वो क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं केटिल। और वहां पर जो मतलब अपन कह सकते हैं उनके मध्य में छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। ये गड्ढे हैं और इनके मध्य में छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, उनको हमक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से नदी के निक्षेपण से इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नदी है वह अपर्दन करके निक्षेपण कार्य करती है, जिसके द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब ये तो गतिशील जो कारक थे, उस गतिशील कारक में अपन ने अध्ययन किया, पहले किया था नदी का, और अब जो हिमानी है, हिम नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य और निक्षेपण कार्य है उसका अपन ने अध्ययन किया। अब अपन अध्ययन करेंगे आगे जो अपन पवन कह सकते हैं, पवन के द्वारा जो अपर्दन कार्य होते हैं और जो निक्षेपण कार्य होते हैं उनका अध्ययन अपन अगले अध्याय में करेंगे, अगले लेशन में करेंगे। धन्यवाद।